So CBSE class 10 students, we are going to start a new chapter, that is life processes. This is the first chapter of biology. वैसे आपका चैप्टर नंबर 6 है NCERT बुक का. अब आप देखें कि ये लाइफ प्रोसेसेस एक तो बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जिन लोगों को आगे जा कर के मेडिकल साइंसेस में जाना है, जिनको आगे जा कर के बायोलॉजी ऑप्ट करना है 11th क्लास में, उनके लिए एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक बेसिक फंडामेंटल हमको नॉलेज ये देता है. अच्छा चैप्टर है. अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर एक्सक्रीशन. ये सब आप छोटी क्लासेस में उनके मिनिएचर फॉर्म्स में पढ़ चुके हो. हाँ, कुछ पार्ट्स आपको लेंदी लग सकते हैं. हमको यहाँ पे डायग्राम्स बनाने भी सीखना पड़ेंगे. हमको आंसर किस तरह से लिखना है, थ्योरी है क्योंकि, तो थ्योरी पार्ट में आंसर लिखने के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा. तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम ये ऑब्ज़र्व करते रहेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है और उसका आंसर किस तरह से लिखा जाएगा. ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है. अब स्टार्ट करते हैं. जस्ट टू इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस नाम से ही पता चलता है कि लाइफ के बारे में बात होगी. और हमारा प्लैनेट जो है, अब आप ये समझते हो कि देयर आर वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑन आवर प्लैनेट. हमारे प्लैनेट पे कई तरह तरह की लाइफ हमको दिखती है. डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमको दिखते हैं. हाँ, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं बड़े फैसिनेटिंग होते हैं. बड़े हमें दिखता है कि ये कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं फॉर देयर सर्वाइवल बेसिकली. अब वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि आप कुछ बर्ड्स को देखते हो तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए दे यूज़ देयर विंग्स, दे कीप ऑन फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हाँ, आप उनकी चिरपिंग आपको अच्छी लगती है, उनकी फ़्लाइट आपको बड़ी फैसिनेट करती है, बड़ा मज़ा आता है उन्हें देख करके. हाँ, बहुत सारे बर्ड्स अगर साथ में उड़ रहे हो, जैसा कि आपको भी बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है ना. उनको देख के बड़ा दिन बन जाता है हमारा. हाँ, उनकी मूवमेंट हमको अट्रैक्ट करती है. एक्वाटिक वर्ल्ड में आप देखो, फिशेस को देखो, दे आर ऑल्सो मे बी इन ग्रुप और मे बी सॉलिटरी. वो पानी के अंदर अपना मूवमेंट करते रहते हैं और अपना फूड लेने के लिए ये सब लगातार कुछ ना कुछ एक्शन करते रहते हैं. सबको सरवाइव करना है. तो जब हम देखते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सब के सब, इनमें उन सब्सटेंसेस या उन ऑब्जेक्ट से क्या डिफरेंट है जो कि कहीं मूव करते हुए नहीं दिखते, जो कि डेड हैं. हाँ, तो हम कहते हैं कि इनमें एक विजिबल मूवमेंट होता है. वो चाहे जिस पर्पस के लिए करें, लेकिन उनमें एक विजिबल मूवमेंट होता है. दे चेंज प्लेसेस, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम चेंज प्लेसेस. तो एक तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि लाइफ का इंडिकेटर है विजिबल मूवमेंट. ठीक है, यानी जिस बॉडी में लाइफ होगी वो विजिबली मूव करेगा, लेकिन जिस बॉडी में लाइफ होगी वो विजिबली मूव करे और प्लेस चेंज करे, ये ज़रूरी भी नहीं है. जैसे कि हमारे प्लांट्स होते हैं, दे डोंट मूव फ्रॉम देयर प्लेसेस. वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते. ज़्यादातर प्लांट्स, वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कम इन द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स मे मूव लाइक एल्गी, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जिनको आप प्लांट्स की तरह से, ट्रीज़ की तरह से देखते हो, दे डोंट मूव. वो अपनी जगह पर रहते हैं. फिर कैसे पता चले कि उनमें लाइफ है? हम देखते हैं कि वो ग्रो करते हैं टाइम के साथ में. हाँ, एक प्लांट पहले छोटा था, अभी बड़ा हो गया. तो देयर आर सम ग्रोथ मूवमेंट ऑल्सो विच आर इंडिकेटर ऑफ लाइफ. अगर ग्रोथ हो रही है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना शेप चेंज कर ले रहा है टाइम के साथ में, उसकी कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें लाइफ है. जो डेड सब्सटेंसेस होते हैं, स्टोन्स डोंट ग्रो. स्टोन टूट सकता है, टूट के छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो जाता. तो ग्रोथ जो है वो भी इंडिकेटर है लाइफ का. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच इज़ केपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, but still we see that it is not moving, maybe sleeping. हाँ, have you seen somebody sleeping? सोते हुए लोग कभी कभी कुछ मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग की वजह से उनकी चेस्ट में कुछ मूवमेंट हमको दिखाई देता है. तो ये मूवमेंट भी लाइफ का इंडिकेटर है.
तो ये मूवमेंट इसलिए दिख रहा है आपको बाहर से क्योंकि कुछ इंटरनल मूवमेंट इनसाइड द बॉडी हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि हमको ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट है, हमको एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है सो दैट द रेस्पिरेशन प्रोसेस इनसाइड द सेल इज पॉसिबल। तो इसलिए हमारी बॉडी में ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट होता है। ये जो आपकी बॉडी के अंदर होने वाले मॉलिक्यूलर मूवमेंट हैं विच आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ग्रोथ। ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखें अगर हम, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें अगर हम, तो हमारी बॉडी का जो यूनिट है वो तो सेल है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में भी पढ़ा था सेल के बारे में। तो सेल जो है दैट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, हम कहते हैं कि वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो हमारी बॉडी सेल से, बहुत सारी सेल से मिलकर के बनी हुई है। एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन की बॉडी 1 ट्रिलियन सेल से मिलकर के बनी हुई है, मतलब बहुत सारी सेल्स, 10 टू द पावर 14 सेल्स, इतनी सारी सेल्स से मिलकर के बनी हुई है। तो सारी की सारी सेल्स इंडिविजुअली अपने आप कुछ ना कुछ काम करने लगेगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस को, डिफरेंट फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने उनको ग्रुप्स में बांट दिया है। 9th क्लास में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। हम कहते थे कि एक जैसा काम करने वाली जो सेल्स हैं दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। हाँ, ग्रुप ऑफ सेल्स, उनका शेप कुछ अलग हो जाता है, वो एक अपना फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती हैं। हम कहते थे डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया, सबको काम बट गया कुछ ना कुछ। तो वो टिश्यूज़ हैं, और एक जैसा काम करने वाले टिश्यूज़ एक ऑर्गन बना लेते हैं, एक जैसा काम करने वाले ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें से अगर कुछ सेल्स मर जाएंगी तो क्या होगा? अगर कुछ सेल्स डैमेज हो जाए, कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी डैमेज हो जाए, कुछ टिश्यू को कुछ चोट लग जाए, कुछ मसल्स रप्चर हो जाए तो क्या होगा? उनका रिपेयर होना ज़रूरी है, उनका मेंटेनेंस ज़रूरी है। मेंटेनेंस के लिए कंटिन्यूसली वी रिक्वायर एनर्जी। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो विजिबली मूवमेंट करते हुए दिखें चाहे ना दिखें, उनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर विजिबल मूवमेंट नहीं दिख रहा है तो भी एनर्जी अगर रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। वी कैन से दैट एनर्जी लेकर के ये लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करेंगे। किस लिए? फॉर द मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के लिए जो ज़रूरी मूवमेंट है हम उनको लाइफ प्रोसेसेस कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी रिक्वायर, हम कह रहे हैं कि एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी आएगी कहाँ से? एनर्जी या तो बॉडी के अंदर ही किसी तरह से बन सके, लेकिन एनर्जी कभी भी बनती नहीं है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो कहता है कि एनर्जी ना तो कभी बन सकती है ना तो कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो in the form of some substances called food is taken into the body from outside, और हम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। ये जब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जिनको हम फूड कह रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में आते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, और जब वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी उनको एक यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ एनर्जी में या सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, जिसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन हमको कुछ ऐसे सब्सटेंसेस दे रहा है जिससे एनर्जी बनेगी। अब उन सब्सटेंसेस से एनर्जी को बनाने के लिए वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं हमारी बॉडी में, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हमारी सेल के अंदर वो होती है जिससे हमको एनर्जी मिलती है डायरेक्टली। याद करो सेल, याद करो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है केमिकल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये नहीं है जिसको ब्रीदिंग बोल रहे हैं हम। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नॉट रेस्पिरेशन, दो दिस सिस्टम इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका फंक्शन ब्रीदिंग है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन।
ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। तो है क्या रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आया? जो खाना आपने खाया था, जिसको आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बोल रहे थे, विद द हेल्प ऑफ बायोकैटलिस्ट्स और एंजाइम्स, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो थे वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गए। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज बोलते हैं, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। अब जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा? ये ग्लूकोज हमारी सेल में है, और हमारी सेल में क्या होगा? फिर सेल में इसका एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद दिस। हाँ, ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगी ग्लूकोज के साथ में, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में क्या चीज़ बन जाएगी? एक चीज़ और बन जानी चाहिए ना उसके साथ में एनर्जी बनेगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अब अपन ये समझें कि ये केमिकल रिएक्शन तो हुई, लेकिन इसके साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट बन गए। हाँ, क्या बाई प्रोडक्ट बन गए? एक बड़ा इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट बन गया कार्बन डाइऑक्साइड दैट रिक्वायर्स टू बी रिमूव्ड। वाटर बना है दूसरा, वाटर तो काम आ जाएगा सेल में, चलो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बना है, वो वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी से बाहर निकलना है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट केमिकल रिएक्शन देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शन जिनमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बन जाते हैं जैसे कि नाइट्रोजीनस वेस्ट बन जाते हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड। उनको बॉडी में रखे रहना या सेल में रखे रहना पॉसिबल नहीं है, वो बाहर निकल जाते हैं, फिर वो ब्लड में आ जाते हैं। तो उनको बाहर निकालने के लिए वी रिक्वायर अनदर सिस्टम दैट इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इन सब सब्सटेंसेस को जो हम देख रहे हैं कि कभी तो डाइजेस्टेड ग्लूकोज बॉडी में मूव कर रहा है, सेल्स तक जा रहा है, जिससे सेल में जाकर के रेस्पिरेशन हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आकर बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजीनस वेस्ट किडनीज में जाके बाहर निकल जाएंगे यूरिन की फॉर्म में। हाँ, उसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स की मूवमेंट होगी, बहुत सारे सब्सटेंस की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, दैट इज डन बाय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दैट रिप्रोडक्शन इज अनदर लाइफ प्रोसेस, लेकिन उसको हम इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस के साथ में नहीं पढ़ते, वो अपने आप में एक अलग साइंस है। तो रिप्रोडक्शन एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ जो हम समझेंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस हम बात करेंगे। तो क्या लाइफ प्रोसेसेस हैं? देखें, हम प्राइमरीली ये समझ लें कि लाइफ प्रोसेसेस में हम अगर कैटेगराइज करें तो पहली चीज़ तो है न्यूट्रिशन। हाँ, न्यूट्रिशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज न्यूट्रिशन। अब वो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से कैटेगराइज क्लासिफाई किया जाता है वो हम आगे बात करते हैं, इसी चैप्टर में हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में ही हमारा मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन आ गया। ये दोनों बातें हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की, यहाँ से जो हमको एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए थे विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डायरेक्ट ग्लूकोज फॉर्मेशन हुआ था, उसका यूटिलाइजेशन एनर्जी के प्रोक्योरमेंट के लिए कैसे किया जाता है, रेस्पिरेशन के बारे में सीखेंगे। वेरियस मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन सीखेंगे कि किस किस तरह से रेस्पिरेशन पॉसिबल है। और फिर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जो कि ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम हार्ट के बारे में और हार्ट से एसोसिएटेड वेसल्स और साथ में एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू ब्लड के बारे में बात करेंगे, ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करेंगे, और साथ में ये भी बात करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स दैट कैन अकर इन आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और बेसिकली द हार्ट एंड हार्ट एसोसिएटेड डिजीजेस। नॉलेज के लिए हम ये बातें भी करेंगे। साथ में एक्सक्रीशन, हमारे किडनीज का सिस्टम, और किडनी के अंदर उसको अगर हम ओपन करके देखें और उसके पार्ट्स को देखें तो जो यूनिट्स ऑफ एक्सक्रीशन है जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, उस नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, किस तरह से फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है और वेस्ट मटेरियल यूरिया यूरिक एसिड विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। तो रिप्रोडक्शन को छोड़ के बाकी ये 4 टॉपिक्स हैं जो आपको लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ने हैं।
न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये सिर्फ हमको, ये नहीं कि हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपने उसके लिविंग मतलब एनिमल्स के लिए। हमने जो बातें करी हैं अभी वो केवल ह्यूमंस के लिए करी, तो आपको शायद ऐसा लगे कि ये सिर्फ ह्यूमंस की बात है, लेकिन ये प्लांट्स के लिए भी उतना ही वायबल है। हाँ, प्लांट्स में भी आप देखो ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है। हमारे जितनी रिक्वायरमेंट, हमने जब सेल्स पढ़ना शुरू करते हैं हम बायोलॉजी में, तो हम उसी समय एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, और तभी हमको ये बात पता चल गई थी, कम से कम 9th क्लास में तो आपको पता चली गई थी कि जो प्लांट सेल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं फॉर सर्वाइवल, एनिमल सेल की रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल अलग हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस वजह से उनके स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंस होता है। हम देखते हैं कि प्लांट सेल जो होती है उसके बाहर एक सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी हुई। हम ये देखते हैं कि जो अपना एनिमल सेल होती है उसमें कोई सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल भी होता है जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी ऐसे इन्वायरमेंट में वो चला जाए जहाँ पर उसका सारा वाटर बाहर निकल जाए या बहुत सारा वाटर अंदर आ जाए, तो उसका भी कंट्रोल वो करता है। तो प्लांट सेल को बहुत सारे चैलेंजेस मतलब फेस करना पड़ते हैं। टिश्यू जब अपन पढ़ते हैं, प्लांट टिश्यू स्पेसिफिकली जब हम पढ़ते हैं, तो हमें क्या पता चलता है? प्लांट टिश्यूज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि इसमें तो बहुत सारी डेड सेल्स भी होती हैं, और हमें ये भी पता चलता है कि इसमें और कुछ हो ना हो लेकिन ट्रांसपोर्टेशन करने वाले टिश्यूज़ हैं। यानी दो तरह की सेल्स थी, एक तो मेरिस्टेमेटिक थी और बाकी जो थी वो वेस्कुलर थे, यानी कि उसमें वेसल्स थे, उनसे मटीरियल का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हो रहा था। हाँ, तो न्यूट्रिशन में भी हमें प्लांट के बारे में देखना पड़ेगा कि प्लांट्स में एक अलग टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बना देता है, और इनफैक्ट वही खाना लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाकी जितने सारे हमारे प्लैनेट पर हैं उन सबके काम आता है। हाँ, आज हमको कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पीछे दिखाई दे रहे हैं तो वो खा क्या रहे हैं? वो घास खा रहे हैं। हाँ, दे आर एक्चुअली ईटिंग अपॉन सम प्लांट्स ओनली. So why they are eating plants? Because plants have the capability to convert the light energy of sun into usable form, that is chemical energy, by the process of photosynthesis. तो हमको न्यूट्रिशन पढ़ना है तो न्यूट्रिशन में केवल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ना, उसके साथ में हम फोटोसिंथेसिस भी पढ़ेंगे। हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो फिर हमको उस स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ेगा। हमें प्लास्टिड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली अगर हम किसी लीफ के अंदर घुस जाएं उसके स्टोमेटा से तो अंदर क्या क्या मिलेगा, पैलिसेड सेल्स क्या होती हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क एंड हाउ photosynthesis actually takes place, what are the factors which affect photosynthesis, क्या फ़र्क पड़ता है उसको लाइट का, क्या फ़र्क पड़ता है उसको अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। ये सब बातें वो हैं जहाँ पे जिनसे हमको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, कि डेजर्ट के प्लांट्स हैं उसमें एक अलग तरह से फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या तरीका है उसका। या फिर सिंपली एक बात कर रहे हैं कि अच्छा जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, या जो हमारे आर्टरीज और वेन्स होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके बीच में 3 डिफरेंसेस बताओ। डायग्राम बनाओ नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन में किस तरह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है वो एक्सप्लेन करो, किस तरह से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वो सब एक्सप्लेन करो। तो लाइफ प्रोसेसेस में बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी मिलेगा और इसमें आपको 5 मार्क का क्वेश्चन भी मिलेगा। हर तरह का क्वेश्चन इसमें बन सकता है, इसलिए इसका जो रेंज है वो बड़ा है। चैप्टर हमको कभी कभी इस वजह से लेंदी लगते हैं, हमें लगता है ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि अगर हम क्लासीफाई करते जाएं और कैटेगराइज करते जाएं तो हर कैटेगरी में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये रेंज है, ये लिमिटेशन है इसकी, और यही हमसे पूछा जाएगा। अगर हमको पता है कि वो हमसे पूछा जाएगा तो उसके आंसर्स भी हमको अगर पता है तो इसमें फुल मार्क्स लाना बहुत आसान है। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, पहली बात कि आपको जब क्वेश्चंस बताए जाएं, उसके आंसर्स बताए जाएं, तो आपको उसकी लिख करके प्रैक्टिस करनी है और ये रोज़ के रोज़ कर लेना है। जिस दिन जो क्वेश्चन आपको बताया गया कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर इस तरह से लिखा जाता है। जैसे हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस उसका 3 स्टेप का रिएक्शन है, आप उसको लिखो, तो आपको उसे लिख करके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मार्क्स आपको लिखने के ही मिलेंगे। आपको नॉलेज कितनी है लिविंग वर्ल्ड के बारे में, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।
Important is how good you write, how good you communicate on your paper, and how good you express your knowledge, your concepts. That is important. तो आप अगर वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम द डे वन जब हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करते जा रहे हैं, साथ के साथ आप अपने खुद के नोट्स बनाते जाएं। अब आपको पता चल गया कि नोट्स मिल जाते हैं बाद में नोट्स, मैंने पहले भी बताया था, मैं नोट्स बाद में देता हूँ। इसलिए नोट्स बाद में देता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे नोट्स मिलने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना बंद कर देते हैं, और मैं चाहता हूँ आप एनसीईआरटी बार बार पढ़ें, वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, ठीक है। अब तक आपको पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एनसीईआरटी अगर आप वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ रहे हो और आप कुछ नोट्स लेकर के जा रहे हो, जो भी किसी और ने बनाए, मेरे बनाए हुए नोट्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको लिमिटेड नॉलेज मिलेगी। अगर आप एनसीईआरटी देख करके, वीडियोस देख करके, इंटरेक्शन करके, टीचर से बात करके और फिर नोट्स बनाते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, और फिर जब एंड में आपको नोट्स मिलते हैं प्रिंटेड तो आप उन नोट्स को कंसोलिडेट कर सकते हो। आप हमारे नोट्स के ऊपर कुछ ना कुछ नोट कर सकते हो और अपने नोट्स को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। इसको हम कहते हैं नोट्स का कंसोलिडेट कर लेना। तो अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली थ्योरी वाले चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स तो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं फिजिक्स में, लेकिन थ्योरी जहाँ तक है, खास करके बायोलॉजी का थ्योरी है, खास करके इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेसेस का थ्योरी है, तो उसमें हमको लैंग्वेज का, राइटिंग स्टेप्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो अपन क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन की बात शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन मतलब टेकिंग द फूड इन, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर द एसेंशियल सब्सटेंसेस which are required by the body of a living organism for growth and maintenance. न्यूट्रिएंट्स छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आप आ रहे हो। कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं, सभी ज़्यादा ज़रूरी है, कम ज़रूरी कुछ भी नहीं है, सब ज़रूरी है। लेकिन जो ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरी होते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स को, ऐसे फूड सब्सटेंसेस को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन्स, जैसे लिपिड्स, जिनको हम फैट्स भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। हाँ, लिपिड्स और फैट्स एक ही बात है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इंस्टेंट एनर्जी, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो प्रोटीन है, प्रोटीन से ही सब कुछ बनता है। फैट्स जो हैं वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी को इंसुलेशन देने का काम करता है, मतलब वो हमारी स्किन के नीचे ऐसी लेयर की फॉर्म में जमा हुआ रहता है। आपने पढ़ा था ना 9th क्लास में एडिपोज टिश्यू, तो वो एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स होती हैं एडिपोसाइट्स, उनके अंदर भरा हुआ रहता है, और स्किन के नीचे इस तरह से फैट की लेयर होती है कि इट डज नॉट अलाउ द हीट टू एंटर इनटू द बॉडी और लीव द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हमारे ब्रेन की हेल्प करता है। अब आप बोलोगे ब्रेन की कैसे, तो वो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि ब्रेन का क्या रोल है इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो ये जो हम कहते हैं कि जो लिपिड्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके अलावा जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, they are micronutrients, they are required in smaller quantities but their use is very very important। मतलब हमारी बॉडी में उनका रोल जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स की, जैसे आप कैल्शियम का नाम लेते हो, हाँ, फॉस्फोरस का नाम लेते हो, जो फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में मिलते हैं हमारी बॉडी में, और वो अल्टीमेटली हमारे बोन्स को बनाने का काम करते हैं। हाँ, कैल्शियम जैसे आयंस जो होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं कि नर्वस किसी इम्पल्स के मूवमेंट में थ्रू द नर्व दे आर यूज्ड। तो देयर आर वेरियस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और हमको हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। बेसिकली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मेन काम यही है हमारी बॉडी में, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना।
तो इन सब न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में लेने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमारे प्लेनेट पे तो बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। हाँ, हम देख रहे थे कि कोई उड़ रहा है, कोई तैर रहा है, कोई जंगल में घूम रहा है, कोई शिकार कर रहा है, कोई अपना खाना खुद बना रहा है, कोई फंगस है, कोई क्या है, कोई क्या है, और सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम हो नहीं सकता। देयर रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल इज डिफरेंट and their capability of obtaining food is also different. So the modes of nutrition cannot be the same. Modes of nutrition इस वजह से अलग अलग होते हैं। तो हम कहते हैं न्यूट्रिशन मतलब द मोड, हम कहते हैं मोड ऑफ टेकिंग फूड कैन बी ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हीट्रोट्रॉफिक। ये बात आप पहले से भी जानते हो, कोई नई बात मैं बता नहीं रहा हूँ। ऑटो मतलब अपने आप, ट्रॉफिज्म एक वर्ड आता है, ट्रॉफिक तो वो आया है ट्रॉफिज्म से। ट्रॉफिज्म का मतलब होता है नरिशमेंट, खिलाना पिलाना। ऑटो मतलब अपने आप, ऑटोट्रॉफिक अपने आप जो अपना खाना पीना कर ले, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। हाँ, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसा कर पाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ये काम करते हैं। उसके अलावा सम ऑफ द बैक्टीरिया ये काम करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दो टाइप्स का होता है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल फोटोसिंथेसिस की ही बात होती है। बाकी आप नॉलेज के लिए समझ लें कि फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक, ये दो तरह का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हाँ, मतलब एक में फोटो का मतलब होता है लाइट, तो एक में तो लाइट के इन्फ्लुएंस में, जैसे कि आपके प्लांट्स हैं। हाँ, तो प्लांट्स जो हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, एंड दैट इज सेंसिटिव टू लाइट। लाइट के इन्फ्लुएंस में वो अपना काम करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, यानी ग्लूकोज फॉर्मेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। ग्लूकोज ही फूड है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, न्यूट्रिशन में जब हम टेकिंग द फूड की बात कर रहे होते हैं तो हम एनर्जी गिविंग फूड की बात कर रहे होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स और वाइटामिन्स और फैट्स और मिनरल्स, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट टेकिंग इन द ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में टेकिंग इन की तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो ग्लूकोज बनाना है खुद। ऑटो मतलब अपने आप से, तो प्लांट्स अपना खुद से बना लेंगे। कुछ बैक्टीरिया भी अपना खुद से विद द हेल्प ऑफ अनदर पिगमेंट, जैसे साइनोबैक्टीरिया, आप उसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते थे, पहले हम उनको प्लांट ही कहते थे पुराने ज़माने में, लेकिन अब उसको ये हमें पता चल गया कि ये तो मोनेरा में रखने लायक है, ये तो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्लांट किंगडम में इसको रख नहीं सकते, प्लांट किंगडम में केवल यूकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पता है ना सबको। प्रोकैरियोटिक सेल वो जिसका ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल वो जिसका ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, और प्लांट सेल में हमेशा ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस छोड़ करके, जो हम टिश्यू में पढ़ते थे 9th क्लास में, एक्सेप्शन था कि एक सीव ट्यूब सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ए न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन उसके भी साथ में एक दूसरी सेल थी कंपेनियन सेल जो कि सपोर्ट करती थी उसको। तो खैर हम कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं, और उसमें भी बेसिकली ये पिगमेंट्स जो होते हैं उसमें उनमें क्लोरोप्लास्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन उनके जो साइटोप्लाज्म के फ्रैगमेंट्स होते हैं वही काम करते हैं फूड बनाने का। तो ब्लू ग्रीन एल्गी प्लांट नहीं है तो भी अपना खाना खुद बना लेती है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, एक दिमाग से ये बात निकाल देना, यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफिक लिखा हुआ है। कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है कि कुछ केमिकल्स को यूज़ करके और अपना खाना बनाना। यहाँ पे कोई पिगमेंट वाला और लाइट वाला सिस्टम नहीं होगा। सम सेट ऑफ बैक्टीरिया जिनको हम सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया टाइप के बोलते हैं, वो इस तरह से अपना खाना अपने आप बना लेते हैं। तो ये भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हालांकि ये चीज़ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी अगर आगे पढ़ोगे तो आपके ये नॉलेज कहीं ना कहीं काम आ सकती है। हम यहाँ पे बेसिकली यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जो बात करेंगे तो हम फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, और वो भी सिर्फ प्लांट में बात करेंगे, स्पेसिफिकली फोटोसिंथेसिस की बात होगी। ठीक है जी, तो ये बात आप समझो, जो कि मिसकंसेप्शन बहुत लोगों को होता है। पहली बात की जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है, यानी सिर्फ प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, हमने एग्जाम्पल लिया साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी,
विच आर नॉट प्लांट बट कैन मेक देयर ओन फूड। एक बात। दूसरी बात, जो प्लांट्स हैं, टेक्निकली प्लांट कौन होता है? जिसकी सेल वॉल सेल्यूलोज से कवर्ड होती है, जिसकी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। उनकी सेल के आउटरमोस्ट कवरिंग एक सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन की बजाय, और वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। तो टेक्निकली प्लांट है लेकिन अपना खाना खुद नहीं बनाता, ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमको मिलते हैं। हाँ, एग्जाम्पल, एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं कसकुटा, अमरबेल नाम से शायद आप जानते होंगे। कसकुटा या अमरबेल वो पूरे पेड़ के ऊपर छा जाता है और उसमें से अपना फूड ले लेता है, मतलब वो पैरासाइट है। प्लांट पैरासाइट का एक एग्जांपल है कसकुटा। तो ये ध्यान रखें कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिर्फ प्लांट ही करेंगे ये भी ज़रूरी नहीं है, और अगर प्लांट है तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही करेगा ये भी ज़रूरी नहीं है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब आप समझ गए। इसके अलावा जितने भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो सब हीट्रोट्रॉफिक हैं। हाँ, यानी द फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, फूड इज नॉट प्रिपेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो अंदर नहीं बनेगा, बाहर से लाया जाएगा, हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने अपने हैबिटेट मतलब अपने अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने अपने अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के हिसाब से ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कई तरह के हो सकते हैं। जैसे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करना, ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी विदाउट किलिंग इट। पैरासाइट कौन? जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारे बिना उससे अपना फूड ले ले। ये पैरासाइट्स किसी बैक्टीरिया की फॉर्म में हो सकते हैं। ये पैरासाइट एक्सटर्नल पैरासाइट हो सकता है, वॉर्म हो सकता है, इंटरनल पैरासाइट। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, जब डाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि इंटरनल पैरासाइट्स कुछ वॉर्म्स होते हैं। प्लेटेहेल्मिन्थीज में फ्लैट हमने टेप वॉर्म को देखा, दे आर एक्चुअली फ्लैट वॉर्म्स, या राउंड वॉर्म्स हैं, एस्केल्मिन्थीज ग्रुप में थे जो। ये सब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर रहने वाले हैं, तो हम इनको इंटरनल पैरासाइट्स बोलते हैं। कर क्या रहे हैं? दे आर टेकिंग द प्री डाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन। प्री डाइजेस्टेड फूड यानी डाइजेशन तो हमने किया, खा हो रहा है, पैरासाइट है, बट वो हमारी बॉडी में जा कर के हमको मार नहीं रहा। अब आप इस बात को भी समझने में एक फ़र्क है। जैसे कि आप कहते हैं कि एक एक्सटर्नल पैरासाइट है मच्छर। एवरीबडी नोज कि मच्छर क्या करता है ना? मच्छर क्या है? सेंगीवोरस। सेंगीवोरस मतलब ब्लड सकर। तो वो हमारी बॉडी से ब्लड ले रहा है, मतलब पैरासाइट है, और वो खून चूस के खुश है। वो आपको मारने थोड़ी आया है, या उसका न्यूट्रिशन आपके मरने पर डिपेंडेंट नहीं है ना? ये बात समझो। हम कह रहे हैं कि अ पैरासाइट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच takes the food from the body of another living organism without killing it। तो इसमें कई लोग इस तरह का तर्क देते हैं कि अरे सर वो मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है, डेंगू से लोग मर जाते हैं। तो ये तो मारने वाला मार दिया उसने, तो फिर ये पैरासाइट में हम ये क्यों कह रहे हैं कि विदाउट किलिंग इट? तो देखो भैया, उसने ऐसा नहीं किया कि कोई मच्छर आया और मच्छर ने आपको शूट कर दिया और मार के खा गया। हाँ, ऐसा करता है क्या मच्छर कि मच्छर ने मारा पहले और उसके बाद खाया कि जब तक मरेगा नहीं तब तक खाऊंगा नहीं? फर्क समझ रहे हो आप? मार के नहीं खाता, वो अपना फूड ले रहा है, इस वजह से इन्फेक्शन फैल गया और फिर वो बाद में मर गया। वो उस आदमी की किस्मत है, ठीक भी हो सकता है, लेकिन उसका काम तो ब्लड सक करके हो जाता है। किसी का मरना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर बॉडी में ब्लड है और उसमें कैपेबिलिटी है उसको सक करने की, तो इट विल सक इट एंड विल लिव अकॉर्डिंगली। तो पैरासाइट, जब भी आप पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करोगे, पैरासाइट्स की बात करोगे, तो आप ये ज़रूर बताओगे कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड इज़ टेकन फ्रॉम द बॉडी ऑफ सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। जैसे शेर किसी को मार के खा जाता है और मच्छर के काटने से कोई मर जाता है, दोनों बातें अलग अलग हैं।
अगर आदमी मरेगा नहीं, अगर वो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म मरेगा नहीं तो शेर का काम नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या कि शेर मारे बिना खा जाए किसी को, कि चलो आज इसकी टांग खा जाते हैं, लंगड़ा बना के छोड़ दो, हाँ बाकी कल खाएंगे, कल फिर पकड़ लेंगे। वो मारता पहले है, कंट्रोल करता है उसको, मार देता है, फिर उसके बाद खाता है ना। और मच्छर ब्लड सक कर लेता है, किस्मत ख़राब हुई उसकी तो आप मार दोगे उसको, नहीं तो वो उड़ जाएगा। अब आपकी किस्मत ख़राब हुई तो मच्छर की वजह से मलेरिया भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है और डेंगू भी होता है। फिर आप बीमार पड़ गए और आपको कुछ नुकसान हुआ तो ये मच्छर ये करने नहीं आया था, वो तो खून चूसने आया था, खून चूस के भाग गया। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक। हाँ, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आजकल सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं, पुराने टाइम में फिटिक बोलते थे। फाइट वर्ड जहाँ भी आए मतलब प्लांट की बात हो रही है। और यहाँ पे फंगस जो है उसको पुराने टाइम में प्लांट समझा जाता था, इसलिए इसको सेप्रोफिटिक लिखा गया है। अब सेप्रो का मतलब क्या है? बेसिकली सेप्रोट्रॉफिक मोड, ट्रॉफिज्म तो आप समझ गए, नरिशमेंट यानी फूड लेना, हाँ खाना पीना, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस, हाँ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड लेना इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दिस इज डन बाय फंगस। जो फंगाई होते हैं उनमें सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। फिर सिम्बायोटिक, छोटी क्लासेस में इसके बारे में आपने पढ़ा है, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोसिस, व्हाट इज सिम्बायोसिस? टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग टुगेदर एंड गिविंग म्यूचुअल बेनिफिट टू ईच अदर। न्यूट्रिशन के लिए वो साथ में रह रहे हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते थे, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में रहता है और वहाँ से उसको अपना न्यूट्रिशन तो मिलता रहता है, लेकिन बदले में वो प्लांट को बेनिफिट कर रहा होता है। वो नाइट्रोजन जो उसमें रूट्स के चारों तरफ जो नाइट्रोजन होती है एयर में, उसको वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में यानी कंज्यूमेबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, ये नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन लेने का और कोई सोर्स नहीं है। तो प्लांट्स जो है वो क्या करेंगे कि प्लांट्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेंगे। नाइट्रेट्स आर बेसिकली सॉल्ट्स विच आर डिजॉल्व इन वाटर फर्स्ट एंड देन टेकन इन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगी ऑस्मोसिस से। तो नाइट्रोजन जब मिलता है किसी प्लांट की बॉडी को तो उसकी बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं, इतनी सी बात है। लेकिन नाइट्रोजन को हवा से लेना पॉसिबल नहीं है। हवा में बहुत नाइट्रोजन है, हम पढ़ चुके 78 to 79% नाइट्रोजन इज़ देयर, लेकिन वो नाइट्रोजन यूज़ करना पॉसिबल नहीं है प्लांट्स के लिए डायरेक्टली, क्योंकि नाइट्रोजन अपने आप में इनर्ट टाइप की गैस है, मतलब बहुत कम रिएक्टिव गैस है। इनर्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन रिएक्टिव बहुत कम है, तो इस वजह से उसको यूजेबल सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है और ये काम कर रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया फॉर लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ये सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। सिम्बायोसिस का एक और एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं लाइकेन। हम एसिड बेसिस पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। लाइकेन जो है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन है, जिसमें एल्गी जो है वो क्योंकि एक प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करके फंगस के लिए फूड प्रोक्योर करता है, बदले में फंगस जो होता है वो वाटर अब्जॉर्ब करके और एल्गी को देता है। तो लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। Then apart from that, holozoic mode of nutrition, very important because this is found in humans. What is holozoic mode of nutrition? Holozoic mode of nutrition वो mode of nutrition है जिसमें complex organic food is converted into simple organic food with the help of some enzymes. हाँ, complex organic food जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है that will be converted into glucose with the help of some enzymes, या प्रोटीन है that will be converted into amino acid with the help of some enzymes, या fats are और lipids are converted into fatty acids और glycerol। ये वो forms of food हैं जो कि cells consume कर सकती हैं।
तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। उसके लिए कुछ एंजाइम्स यूज़ करके जब ये काम किया जाता है तो इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ह्यूमंस में और जो लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन साथ ही यूनिसेल्युलर अमीबा में भी इसी तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, ये बात ध्यान रखें। अब मैं एक दो एग्जांपल और दे दूं जिनकी वजह से कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे कि हम लोग हमने छोटी क्लासेस में एक्चुअली पढ़ा है ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि इंसेक्टिवोर्स होते हैं, हाँ, जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। सुना होगा ना आपने भी। तो ये जैसे आपने वो वीनस फ्लाई ट्रैप ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं, वो किसी इंसेक्ट को कंज्यूम करता है। अब हम कहते हैं कि वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या नहीं है। यानी कि मैं जब ये पूछता हूँ कि ऐसे प्लांट्स का नाम बताओ जो प्लांट्स हैं लेकिन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं करते, तो हम कस्कुटा का नाम बताने के, अमरबेल का नाम बताने के बजाय हम वीनस फ्लाई ट्रैप बताने लगते हैं, हाँ, पिचर प्लांट बताने लगते हैं। हाँ, ये कौन से प्लांट्स हैं? ये इंसेक्टिवोर्स हैं, यानी इंसेक्ट्स को खाने वाले हैं। तो आपको लगता है कि हाँ सही बात है, वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे होंगे तो कीड़े खा के काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वाई दे आर इंसेक्टिवोर्स? बिकॉज दे डोंट हैव नाइट्रेट्स इन द सॉइल वेयर दे आर प्लांटेड। वो जिस जगह पर हैं वहाँ पर नाइट्रेट्स की फॉर्म में, यानी नाइट्रोजन उनको मिल ही नहीं पाता। अगर नाइट्रेट्स नहीं है तो नाइट्रोजन उनको मिल नहीं पाता। तो ऐसे प्लांट्स जो जैसे मैंग्रोव्स होते हैं, जो समंदर के किनारे होते हैं, तो उनको क्योंकि मिल नहीं पा रहा है नाइट्रोजन कहीं से भी, तो वो क्या कर रहे होते हैं? हाँ, वो मतलब हम स्पेसिफिकली इंसेक्टिवोर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, उनका तरीका ये है कि वो किसी इंसेक्ट को कंज्यूम कर लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम, सम केमिकल्स, उनको डिकम्पोज करके उनसे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे यहाँ पे और वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो प्राइमरीली वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज, द एनर्जी गिविंग फूड। तो प्लांट्स को जो कि इंसेक्टिवोर्स हैं, उनको इंसेक्ट लेने के बाद ग्लूकोज थोड़ी मिला, इंसेक्ट से उनको प्रोटीन मिला है, मतलब नाइट्रोजन मिला है, नाइट्रोजन प्रोटीन बनाएगा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए पिचर प्लांट को भी या वीनस फ्लाई ट्रैप को भी अपना नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। तो ये बात भी आप समझ लें कि कंफ्यूज करने वाले जितने भी पुराने कंसेप्ट्स हैं उसको बिल्कुल वॉश करके और इस चैप्टर में आगे पढ़ना शुरू करें। कल से हम न्यूट्रिशन का पहला पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। यानी हम ये सीखेंगे कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। मैं छोटे छोटे सारे पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आता है। पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और नोट करते चले जाएंगे। आपको नोट्स बनाने हैं रोज़ लाइफ प्रोसेसेस के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स और केमिस्ट्री में चल जाता है क्योंकि अलग तरीके से बात होती है, यहाँ पे थ्योरी है, पूरा एब्सोल्यूट थ्योरी। तो अगर आप चूक गए तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रोज़ के रोज़ एनसीईआरटी की एक्सटेंसिव रीडिंग होगी और रोज़ के रोज़ आप अपने नोट्स भी बनाते चले जाओगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो आज आप जब आप ये वीडियो देख चुको तो अपना बुक खोलना और देखना कि रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस आपकी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। कल हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।